आगे आगे वाले में डायग्राम लग सकते हैं। ठीक है, चलेगा। फोन ही स्विच ऑफ हो गया। नीचे ही क्या सर, एक बार बोलो ना उनको वाईफाई के लिए। नहीं, बोल दो खाली, सिर्फ वाईफाई चालू कर दो। कल जो किया था समझ आया आपको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लियर है? पक्का? क्या बताया था, लेखा बताओ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेशन क्या था, स्टेटमेंट क्या था उसका? गुड। और इसका मीनिंग क्या है? तो इसमें हमने क्या देखा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे प्रूफ किया इसमें, इस वाले क्वेश्चन में कैसे प्रूफ किया? आपसे तो पूछ ही नहीं सकता मैं। आप तो बाहर गए थे कि सो रहे थे? सो के बाहर गए थे क्या? हाँ तो बताओ, क्या प्रूफ किया था मैंने? लाइन कट गया, वो चालू नहीं हुआ क्या? वो सर बोले थे कल मुझे। ठीक है, कोई बात। ओके, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने प्रूफ किया था कि जो दोनों मास होंगे दोनों साइड के, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, वो कंजर्व रहेंगे, मतलब इक्वल रहेंगे दोनों साइड में। कंजर्व का मतलब है कि इधर जितना होगा उधर इतना ही होने वाला है, उसमें से कुछ लॉस नहीं होगा। इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं कि एनर्जी कैसे कंजर्व रहेगी, जब लॉसेस नहीं होगा एनर्जीज का। अगर एनर्जीज का लॉसेस हुआ तो फ्यूचर जो जनरेशन है उसको नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी जैसे हमारे पास एनर्जी कौन सी है, पेट्रोल डीजल ये सब, अगर ये अभी वेस्ट हो गया तो फ्यूचर जनरेशन को मिलेगा। सो एनर्जी कैन बी नीड टू बी कंजर्व्ड, तो उसके लिए भी आपको ज्योग्राफी वगैरह में टॉपिक होंगे शायद उसके। ओके, सो नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर कोई भी कंपाउंड बनाना हो तो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में आपको एलिमेंट्स को लेना होता है। आया समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, H2 + O2, इससे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, दो अलग अलग प्रोडक्ट बना सकता है। ये H2O भी बना सकता है और H2O2 भी बना सकता है, बट दोनों प्रोडक्ट टोटली डिफरेंट है। एक को पियोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, बॉडी ही ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा प्रोडक्ट है ये वाला। और एक को अगर आप कंज्यूम करोगे तो कुछ नहीं, नॉर्मल न्यूट्रल कंपाउंड है। ये जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है। जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, आग लगाने वाले रिएक्शन, उन सब में हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज होता है। इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे, जैसे डालते ही आग लग गई किसी रिएक्शन में, तो वो इसका काम करता है। अगर हमारे बॉडी में चला गया तो सीधा ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा सीन। ठीक है, लेकिन बना किससे है? दोनों किससे बने? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब लॉ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन यूज तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो प्रोपोर्शन है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो डिफरेंट डिफरेंट है।
तो हर एक कंपाउंड के लिए अलग अलग प्रोपोर्शन होता है, लेकिन वो कांस्टेंट रहेगा। अगर H2O2 बनाएंगे, H2O2 सपोज आप 5 मॉलिक्यूल भी ले रहे हो H2O2 के, तो जो प्रोपोर्शन रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। कैसे बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल H2O2 अगर आप ले रहे हो तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल रहने वाला है। आया समझ में? तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। समझ में आया? इसको बैलेंस करने के लिए। ओके, अब इसकी बात करें तो इसमें तो 2 लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब हाइड्रोजन का रेशियो कैसा रहेगा? 2:1 का रेशियो रहेगा, 2:1:2। इसमें 1:1:1। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब वाटर बनाने के लिए आपको जो प्रोपोर्शन है, रेशियो जो रहेगा वो 2:1:2 का रहेगा। कि अगर आप 2 हाइड्रोजन ले रहे हो तो उसके साथ एक ऑक्सीजन जब लोगे तो वाटर बनेगा। और अगर सपोज आप एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले रहे हो, उसके साथ एक ऑक्सीजन ले रहे हो, तो उसके साथ वो बनाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अब ये तो प्रोपोर्शन की बात हो गई। अगर मासेस की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2, अब यहाँ पे 2H2 है, तो मास कितना हो जाएगा? टोटल 4 हाइड्रोजन है ना? कितना हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन, 2:2। 2 × 2 4 हो जाएगा ना हाइड्रोजन। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? हाँ, ऑक्सीजन अलग कर देते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। ओके, तो ये हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद द 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद द 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, एंड इट विल गिव 2H2O मॉलिक्यूल, मतलब 2 × 18, कितना हो जाएगा? 36 ग्राम ऑफ H2O विल फॉर्म। 36 ग्राम ऑफ H2O फॉर्म हो रहा है। मतलब H2O का जो मोलार मास होता है वो होता है कितना? 18 होगा ना। ऑक्सीजन का 16 और 2 हाइड्रोजन का 2, तो 2 + 16 कितना होगा? 18। समझ में आया? अगर आपको ये भी अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, H2O में 2 × हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो 2 × 1 + 16 कितना होगा? 2 + 16 कितना आएगा? 18 ग्राम। तो ये जो मैंने मास लिया है H2O का वो 18 ऐसे लिया है। ओके, और H2O कितने हैं? 2 है, तो 36 ग्राम ऑफ H2O बनेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 + 32 कितना होता है? 36। तो जितना इधर कंबाइन हो रहा है उतना ही यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ओके, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये कंजर्वेशन ऑफ मासेस का लॉ था। लेकिन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है वो भी समझो इसके थ्रू। अभी जैसे मान लो इसको एक रेशियो में डिवाइड करूं, तो ये डिवाइड हो सकता है क्या एक पर्टिकुलर वैल्यू से? अरे हो सकता है ना। इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये हो सकता है ना, ये तीनों। तो इसका क्या आएगा? रेशियो क्या आएगा बोलो? 1। इसको 4 से करूंगा तो क्या रेशियो आएगा? इधर अज्यूम करके लो, इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसका रेशियो क्या आएगा? 1। इसका क्या आएगा? 8। इसका क्या आएगा? 9। क्या आएगा? 1:8:9। इसी पैराग्राफ में वही लिखा हुआ है, आप पढ़ लो। देखो यहाँ लास्ट में देखो, लास्ट में एक लाइन लिखी है वाटर के लिए, इट इज ऑलवेज फाउंड टू कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मेन लाइन वही है जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। इट इज ऑलवेज फाउंड टू कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ मास रेशियो। आपको दिखा ये लाइन बीच में लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ये इधर, या पूरा एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। पहले देखो पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि a compound formed by 2 or more elements and the elements combine in a fixed ratio by masses. In other words, the element in the compound have definite proportion in respective of its source. For example, irrespective of source किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि सोर्स तो देखो एक ही है, लेकिन जो कंपाउंड बन रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बन रहे हैं। ओके, सो ये सोर्सेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये मासेस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका रेशियो क्या है।
ठीक है। ओके, बोरवेल और द ओशियन, जैसे सच एस रिवर, बोरवेल और ओशियन, इट इज प्योरिफाइड एंड एनालाइज्ड, इट इज ऑलवेज फाउंड टू कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बोरवेल के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब H2O मॉलिक्यूल होता है। इन द मासेज रेशियो, यहाँ क्या लिखा है? इट कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन मास रेशियो 1:8। क्या हमारा रेशियो 1:8 आया इधर? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है वो कितना आया? ये तो काम ही नहीं कर रहा है तो मैं, हाँ, कितना आया? क्या हो रहा है? कितना आया? 1 ग्राम। 1:8:9, ये आया 1:8:9। ओके, तो यहाँ क्या लिखा है? 1:8। वाई डज इट कन्वे, वॉट इट डज कन्वे, क्या लिखा है? इफ 9 ग्राम ऑफ प्योरिफाइड वाटर फ्रॉम एनी सोर्स इज डिकम्पोज, अगर 9 ग्राम डिकम्पोज करते हैं वाटर मॉलिक्यूल को तो कितना वो प्रोपोर्शन देगा? इट विल गिव 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड। आपको हमेशा इतना मिनिमम रेशियो मिलने वाला है। कितना रेशियो मिलने वाला है? अगर आप इसको डिकम्पोज भी करते हो, पानी को तोड़ते हो 2 हिस्सों में, तो आपको इतना रेशियो मिलेगा। कितना? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब समझते हो? आपने आपने खाना तो खाया होगा प्लेट में, तो एक प्रोपोर्शन होता है खाने का, होता है कि नहीं? या सिर्फ चपाती लेके बैठते हो 16-17? हाँ, प्रोपोर्शन तो रहता है ना, कि एक तरफ तीन, दो दो या तीन चपाती, थोड़ा सा राइस, थोड़ा सा सब्जी, थोड़ा दही, थोड़ा सैलेड, ये प्रोपोर्शन बोलते हैं उसको। आया समझ में? वैसे ही अगर कोई भी मॉलिक्यूल बनाना है तो उसके लिए एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। समझ में आया? सो मॉलिक्यूल इज ऑलवेज कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो एंड इट विल गिव अ फिक्स वैल्यू ऑफ, या फिक्स रेशियो बोल सकते हैं कि एक फिक्स वैल्यू देगा वो। जैसे स्पेसिफिक वाटर है तो वाटर के लिए हमेशा ये रेशियो फॉलो होगा। अभी मैं बात कर रहा हूं, ये तो वाटर की हो गई। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं H2O2 की। ओके, तो H2O2 का रेशियो निकाल सकते हो अभी आप। कैसे निकालोगे? उसका मास डिवाइडेड बाय जो सिंपलेस्ट वैल्यू आएगी वो। तो उसका मास कितना, ये कितना है? 2 ग्राम, ये 2 ग्राम, ये कितना होगा? 32 ग्राम, और ये कितना होगा? 32 आ रहा है ना, तो ये 34 हो जाएगा, 34 ग्राम। 34 कैसे आ रहा है? देखो, 2 ऑक्सीजन है तो ये कितना हो जाएगा? 32, और ये 2 हाइड्रोजन, 34। अब इसका मतलब ये है कि अगर इसको 2 से डिवाइड करें, 2 से ही डिवाइड होगा ना, 4 से नहीं होगा। होगा क्या 4 से? 4 से नहीं हो रहा है, 2 से हो रहा है। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो रेशियो क्या आएगा? 1:16:17। तो इसका रेशियो हमेशा यही रहने वाला है। अब एक बात बताओ, एलिमेंट तो सेम थे ना, रेशियो डिफरेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि कंपाउंड जो बन रहा है हमेशा, वो कंपाउंड अगर डिफरेंट है तो रेशियो भी क्या होगा? हाँ, सो फॉर अ डिफरेंट कंपाउंड द रेशियो विल बी डिफरेंट। आए समझ में? डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड का जो रेशियो रहेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो डिफरेंट रहने वाला है। लेकिन सेम कंपाउंड का जो रेशियो रहेगा वो डेफिनाइट रहेगा। समझ में आया? तो उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। क्लियर? समझ में आया? ओके। अभी यहाँ पे हमेशा याद रखना, वेन एवर द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको बोला जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आपने सुना है इसका नाम? हाइड्रोजन, whenever hydrogen peroxide 17 gram of hydrogen peroxide is decomposed, it will give 1 gram of hydrogen and 16 gram of oxygen। याद रखना, ठीक है? ये उसमें लिखा हुआ नहीं है बट मैंने एक्स्ट्रा बताया। ओके, एग्जाम्पल करें। अभी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, दिस इज नॉन एज द लॉ ऑफ डेफिनेशन। डेफिनेशन वही लिखी हुई है, ये एक्सप्लेन कर देना बस। कर सकते हो क्या ये?
when H2O is, when we take the example of water, so if 9 gram of H2O will be decomposed, it will give 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen. Always, ये हमेशा वही रेशियो देगा. इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. समझ में आया? हाँ, तो ये लिख लेना. ओके. एग्जाम्पल नंबर 9.3. क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl कंटेन sodium and chlorine in the mass ratio of 23.35. If 46 gram of sodium react completely, how much chlorine is needed to form NaCl? मतलब ये बोल रहा है कि जो सोडियम और क्लोरीन का मास रेशियो है वो है 23.35